नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। हरमुज जल डमरू मध्य के माध्यम से भारत जाने वाले ऊर्जा शिपमेंट को सुरक्षित पारागमन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा वो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो आपके सामने जो है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखा जाए, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन सी गार्जियन और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षित। ये 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। ये ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया। और क्यों किया गया है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। तो स्टेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा जगह है, स्टेट ऑफ हार्मुज एक ऐसा जगह है कि यानी यहाँ से 20 से लेकर 25% जहाजें जो है यहाँ से गुजरती है। ईरान क्या किया है, इस जगहों को ब्लॉक कर दिया है। और ब्लॉक करने के बाद जो है, जो यहाँ से जो भी जहाज प्रवेश कर रही है यानी जो निकल रही है उससे टैक्स भारी मात्रा में लिया जा रहा है। ठीक है। तो हमारे भारत की तरफ से देखा जाए तो 22 ऐसे जहाज़ों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 20 ऐसे जहाज जो है वो क्या है, एलपीजी गैस लेकर आ रही है। ठीक है। कौन सा गैस? तो एलपीजी गैस लेकर आ रही है। तो ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। अभी 410 रुपये ही केजी मिल रहा है। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि वो कौन सी 2 जहाज हैं। तो याद रखिएगा, शिवालिक और नंदा देवी जहाज जो है वो एलपीजी गैस लेकर आ रही है। ठीक है। तो एलपीजी, एलएनजी और कच्चे तेलों की जो कमियां हो रही है वो भारत में धीरे धीरे आ रही है। और इसमें नौसेना जो वो क्या कर रही है कि यानी कि एलपीजी एलपीजी जो है, एलपीजी जो गैस है उसको ये क्या करी है, चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है। यानी कि हमारे भारतीय नौसेना जो है बीच में ये एलपीजी जो है वो जहाज जो होगी, और चारों तरफ से हमारे भारतीय नौसेना उसको सुरक्षा करके उसको अरब सागर में प्रवेश कराकर छोड़ दिया जाएगा। और वो धीरे धीरे वो क्या होगा, भारत में आ जाएगी। तो यानी कि टोटल अगर जो हम बात करें तो 92,000 टन जो है, 92,000 टन जो है एलपीजी गैस आ रहा है भारत में। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, कर भारत सरकार, सॉरी, भारत की पुरुष कंपाउंड टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जो है जीता हुआ है। तो याद रखिएगा, ये एशियाई 2026 में जो खेल खेला जा रहा है, और इसमें भूटान ये कांस्य पदक जीतकर भूटान को क्या किया गया है, हरा दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अघतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और लक्ष्य किस अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए, कह रहा है कि 2025 से 30 तक, 2030 से 35, या 2028 से 32, और या 2031 से 2035 तक। ये 4 बातें ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में अगर हम बात करें कि कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि एनडीसी के जो है, एनडीसी के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको एक पेरिस समझौते के द्वारा कैसे कम किया जाए, ये बात खुलकर कहा जा रहा है। ठीक है। और कहा जाए 2035 तक उत्सर्जन, महत्वपूर्ण कटौती और स्वच्छ ऊर्जा की बात किया जा रहा है। 2047 तक ये भी बात कहा गया है कि विकसित भारत की बात किया गया है। और 2070 तक कहा गया कि नेट जीरो कार्बन की बात कहा गया है, 2070 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रक्षा और सरकारी कर्मचारी कर्मियों के लिए आवास ऋण तक डिजिटल पहुंच की सुविधा के लिए किस संगठन ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। आपके सामने जो है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि एनएचबी, नाबार्ड और सेबी और आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, एनएचबी के द्वारा किया गया। अब ये क्या है, सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं कि गृह सुगम पोर्टल ये क्या है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी कर्मचारी होते हैं, यानी कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी हो वह या राज्य के कर्मचारी हो, ठीक है, इन सभी कर्मचारियों को क्या किया गया है कि अब पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। यानी कि जिस शहर में इनकी पोस्टिंग होती थी, और पोस्टिंग होने के बाद क्या होता था कि उनको रूम वगैरह नहीं मिल पाता था, यानी कि अब उस शहर में इनका खुद का मकान होगा। ठीक है।
हाउसिंग जो है, यानी कि हाउसिंग, और उसके बाद जो है आपका एक बैंकों के द्वारा यह समझौता किया जा रहा है कि वहाँ पर कम दामों पर क्या किया जाएगा कि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, कि लोग क्या करेंगे, अपने घर खरीद सकते हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी सरकारी जानकारियाँ होगी आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होगी तो आप इस पोर्टल पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारी हो या राज्य सरकार के कर्मचारी हो, इन सभी कर्मचारियों को कहा गया है कि गृह सुगम पोर्टल पर आप कोई भी समस्या होती है उसका आपका समाधान वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये खास करके देखा जाए तो वो रूम वगैरह जो पोस्टिंग वगैरह होता है तो उस समय इनको दिक्कत होती थी, तो अब ये इस पोर्टल के माध्यम से उनको दिक्कत नहीं होगी, या याद रखिएगा। चलिए, चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत के अनुमानित की बात कही गई है। तो अनुमानित अगर जो हम बात करते हैं कि कितने परसेंट के, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए 6.1%, 5.9%, 7.6% या 8.2%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए, यानी कि ये देखा जा रहा है कि पिछले वर्षों के तुलना में देखा जाए कि अब फिर जो है कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी हुई है, तो यानी कि 7.6% की बात करें। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जिसके चरण पहले यानी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, यानी कि पहले चरण का क्या किया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है, और ये कहाँ पर है ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो गाजियाबाद में, हैदराबाद में, या बेंगलोर, या जेवर। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। और ये जेवर एयरपोर्ट या इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हम कह सकते हैं, तो ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में एक गौतम बुद्ध नगर पड़ता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जो है वहीं पर ये एयरपोर्ट का अभी उद्घाटन किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मार्च। ठीक है, 28 मार्च को मोदी के द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। अब ये खास बात है कि ये इस एयरपोर्ट के बन जाने से आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो जो नई दिल्ली में, उसका कहीं ना कहीं जो लोड उस पर पड़ता था, अब वो भार जो है वो कम पड़ेगी। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है पहला चरण की शुरुआत किया गया है, और इस पहला चरण में कहा जा रहा है कि 1.2 करोड़, ठीक है, प्रति वर्ष की बात कहा जा रहा है कि प्रति वर्ष यहाँ पर लोगों को विमान सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, पहले चरण का, अभी 5 चरण में होने वाला है। और इसकी लागत अगर जो देखा जाए इस एयरपोर्ट को, तो 11,200 करोड़ के रुपए से, 11,200 करोड़ रुपए की लागत से ये निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसकी रनवे की अगर जो हम बात करें कि इसकी रनवे कितने हैं, रनवे की जो लंबाई है वो 3900 मीटर है। ठीक है, 3900 मीटर है इस रनवे की लंबाई है। चलिए, और देखा जाए कि ये भारत का, इस एयरपोर्ट की अगर जो हम भारत बात कर रहे हैं, ये भारत का ये पांचवा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है, तो यूपी में है। और यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। और वो 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे कौन से हैं, तो आप अयोध्या में एक वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद देखा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह है, और उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये पांचवा बन गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखा जाए, ये देखा जाए ये ग्रीन फील्ड जो है एयरपोर्ट का इसको मान्यता गौरव प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और एशिया का ये सबसे बड़ा, ये भी याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को गौरव प्राप्त हुआ है इनको। ठीक है, और भारतवर्ष में अगर जो बात करें हम, 21 बात करेंगे, 21 ग्रीन 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में से भारत में अभी देखा जाए तो 13 गो बन गया है, यानी कि 13वां कौन है, तो जेवर एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 13वां बनकर तैयार हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारा कह रहा है क्या, कह रहा है कि 2027 में 8वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी वो कौन सा देश करेगा, तो माल्टा,
या भारत या स्कॉटलैंड या कनाडा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, माल्टा हो जाएगा। ये माल्टा की अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पर 2027 का ये मेजबानी करेगा। और ये माल्टा खास करके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये उत्तरी अफ्रीका के भूमध्य सागर के पास स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन अगर जो हम देखें क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 8वां नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में देखा जाए तो अमिताभ बच्चन या नंदमुरी बालकृष्ण या कमल हसन या रजनीकांत, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी होने का बात ये है कि इन्होंने लगभग जो है 56 वर्षों तक ये फिल्मी दुनिया में अपना योगदान दिए हैं, जिसके चलते इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडप में। ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडप जो है, इसी मंडप में ये उद्घाटन किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा दिल्ली के सीएम जो है, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता जो है उनके द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा देश 2026 का G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। आपके सामने जो है ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और जापान, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये जो बैठक हो रही है, यह जो बैठक हो रही है, तो कहीं न कहीं ये एक आस लगा कर बैठा गया है कि ये अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इस पर खास करके बात किया जाएगा। और कहीं न कहीं यहाँ से ये हल निकले, तो ये आस लगा कर बैठा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, जो है नरेंद्र मोदी, और वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है, इनके द्वारा इस संबोधन में भाग लिया गया है। और भारत जो है, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी एक पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस G7 की जो बैठक होती है। ठीक है, G7 की जो बैठक होती है, तो इस बैठक की अगर जो हम बात करते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं वही ये G7 के बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, और देश जो है पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लेते हैं, जैसे कि हमारा भारत भाग लिया है। G7 की बैठक अगर गठन की बात करेंगे तो 1975 में इसकी गठन होती है। उस वक्त ये जो था G6 था, याद रखिएगा उस वक्त क्या था, तो ये G6 था। लेकिन 1976 की बात करेंगे जब, 1976 में क्या होता है, कनाडा इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, इसमें कनाडा 1976 में शामिल हो जाता है। अब ये G7 जो है, इसकी गठन क्या हुआ था, तो जैसे आज ये समस्या है, जैसे तेल का, गैस का, एलपीजी, ये सभी जो संकट उत्पन्न हुई थी, उसी उसी टाइम की बात करेंगे जब हम, तो 1973 में क्या हुआ था, एक तेल संकट, वित्तीय तेल संकट की अस्थिरता उत्पन्न हुई थी, जिसके चलते इसका गठन किया गया, यानी कि G7 का गठन किया गया था। ठीक है, अब ये एक समय के बाद देखा गया कि आगे ये तो G6 आपको बताएं कि स्टार्टिंग में G6 था, उसके बाद G7 आया, क्या G8 भी था, यानी कि देखिएगा G8 भी हुआ था, इसमें रूस शामिल किया गया था। लेकिन क्या होगा, ये क्रीमिया पर क्या किया था, क्रीमिया पर हमला करने के कारण क्या किया गया कि इसको G7 से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो रूस को क्या किया गया था, G7 से बाहर कर दिया गया था। चलिए, अब इसमें अगर जो हम देखें ब्रिटेन, इसमें कौन कौन सा G7 में कौन कौन सा देश है, तो याद रखिएगा यूएसए हो जाएगा, यूके हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, उसके बाद जापान हो जाएगा, उसके बाद इटली हो जाएगा, इटली हो जाएगा, और उसके बाद हम देखें उसके बाद कनाडा है। तो ये जो है हमारे G7 का सदस्य देश है। ठीक है, भारत जो है पार्टनर कंट्री के रूप में ले रहा है, अपने सलाहों का योगदान दे सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा कोई क्या भारत अस्थायी सदस्य है G7 का, तो यह नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, अब ये G7 की जो बैठक हुई, इस बैठक में ये बात कहा जा रहा है कि
मिडिल ईस्ट जो युद्ध चल रहा है उसको तनाव को कम करने के लिए बात कहा जा रहा है। और ये समुद्र के रास्ते जितने भी जहाज़ें आ रहे हैं उन जहाज़ों को कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाए, उनके देश में कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे जहाज़ों के क्या किया जाए, जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के पास आती है तो उसको वहीं से उड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, मिसाइल मार दिया जा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो भी गैस तेल जो भी है वहीं पर वो जल के राख हो जा रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। 20 से 25% आपको तो बता ही दिए, तो यहाँ से जहाज़ें जो है गुजरती है। ईरान ने इसको ब्लॉक कर दिया था। इस पर भी क्या किया जाएगा, बात किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है, किस राज्य सरकार ने अमराबाद टाइगर रिजर्व के आदिवासी परिवारों के लिए हस्तांतरित कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, ये टाइगर रिजर्व जो क्यों चर्चा में आया है, तो यहाँ पर 10 शावक को यानी कि बाघों को जन्म दिया गया, जिसके चलते क्या कि आदिवासी परिवारों को वहां से हस्तांतरित कर दिया गया है। ये जो है ये अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है ये कब चर्चा में आया था, तो यानी कि याद रखिएगा 1983 में इसको क्या किया गया था, अधिसूचित किया गया था। लेकिन 2014 की बात करेंगे, 2014 में आंध्र प्रदेश जब विभाजन होता है तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक राज्य बनता है। तो इस तेलंगाना अब ये कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स हमारा यही था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा टॉपिक ऑफ डे में क्या दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि अभी आज के जो समाचार खबरों में जो था उसके बारे में देखा गया। चलिए देखा, चिंताड आनंदमानम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की अनुसूचित जाति की मान्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों को तक सीमित है जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म का पालन करते हैं। ये बात कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति जो है का उनका जो पालन किस लोगों के पास ही है, तो हिंदू धर्म के जो धर्म को पालन करते हैं, बौद्ध धर्म और सिख धर्म को जो पालन पालन करते हैं उनके बारे में कहा गया है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को सीमित है। ठीक है, इसके अलावा अन्य धर्मों के अनुयायियों को अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य बनने के संवैधानिक रूप से अनुमति नहीं है। कह रहा कि अन्य धर्म के जो भी लोग हैं होंगे उनको यह अनुमति नहीं दिया जाता है कि उनको अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य बनने की यह अनुमति नहीं दिया जाता है। लेकिन किस धर्म के लोगों को दिया जाएगा, तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और सिख धर्म जो लोग पालन करते हैं उन्हीं को ये कहा गया है। ठीक है, अगला इसमें देखा जाए तो कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त समूह है। यानी कि हमारे भारत के जो संविधान है उस संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों को कहीं ना कहीं एक प्रावधान दिया गया है, उनकी मान्यता प्राप्त समूह है वहाँ पर। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सामना करते हैं। यानी कि हमारे जो ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो है स्टार्टिंग से ही देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है सामाजिक असमानताओं, आर्थिक असमानताओं का कहीं ना कहीं वो सामना लोग करते हैं। यानी कि अमीरी और गरीबी की बात करें हमारे समाज में अगर देखा जाए तो बहुत लोग जो है ऐसे बहुत अमीर हैं और बहुत जो है गरीब है। यानी कि वो अपने दिनचर्या का पालन कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन उनको अच्छा सा शिक्षा और अच्छा से स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, वो उसको भरने की कोशिश सरकार के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है? चलिए, कह रहे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इन समुदायों को सामूहिक रूप से अवमानित यानी कि डिस्प्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था। यानी कि अवमानित किया जाए, ब्रिटिश सरकार जो थे, ब्रिटिश के समय भी इन लोगों को एक मतलब सबसे निचली कास्ट माना जाता था। यानी कि दलित कास्ट यानी कि अछूत माना जाता था। और उस समय भी ये लोग जो है प्रताड़ना सहते थे, जुल्म सहते थे, ब्रिटिशों के साथ सहते थे। कहीं न कहीं जो है स्वर्ण जाति के जो लोग होते थे, उस जाति के लोग क्या करते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे और मंदिर में पूजा पाठ में भाग नहीं लेने देते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, यहाँ तक कि वो जो उनकी गाँव से बाहर से ही वो लोग प्रवेश करते थे। और जब भी वो गाँव में आते थे, गाँव से बगल से गुजरते थे, ढोल बजा कर गुजरते थे, तो लोग को ये अवगात हो जाता था कि वो अछूत आ रहे हैं, तो लोग साइड हो जाते थे। उनके पीछे जो है झाड़ियाँ बाँध दिया जाता है कि उनके पैरों के निशान जो आगे चले, पीछे से उनके पैर के निशान को मिटा दिया जाता था। ये ऐसे ऐसे लोग व्यवहार करते थे इनके साथ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक संदर्भ में एसी को दलित कहा जाता था, जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने लोकप्रिय बनाया। यानी को इनको एस सी एस टी जो लोग हैं इनको दलित कहा जाता था।
अम्बेडकर साहब जो थे, इन्होंने इन्हें लोकप्रिय बनाया, ठीक है, लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ या वितरित, यानी कि जो ये दलित लोग जो थे, ये समाज से कहीं ना कहीं इनको दूर ही रखा जाता था। तो दलित शब्द जो है अम्बेडकर साहब ने इसको लोकप्रिय बनाया और कहा कि ये समाज की वे लोग हैं जो टूटे हुए और बिखरे बिखरे हुए हैं, जो समाज में इनको कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव किया जाता था। एसी को हरिजन से अलग किया गया है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रयुक्त शब्द था, जिसका अर्थ है भगवान का लोग। हरिजन शब्द जो है वो पूछता है कभी-कभी कि किसका देन है, तो महात्मा गांधी का ये हरिजन शब्द है। और ये कहा जाता है कि इस शब्द का मतलब होगा कि वो भगवान का लोग, यानी कि हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इसका मतलब क्या होगा? जिसका अर्थ होता है भगवान के ये लोग हैं, ठीक है? चलिए, अब यानी कि एसी को हरिजन से अलग करने के यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिएगा। तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि ये दलित शब्द, हरिजन शब्द जो है, इस हरिजन शब्द को बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है कि इनको हरिजन ना कहा जाए, ठीक है? उस पर पाबंदी लगा दिया है। चलिए, एससी एसटी को कभी आदिवासी, वनवासी या वन जाति भी कहा जाता था। एससी-एसटी के जो लोग होते थे, वनवासी या वन जाति भी कहा जाता। आखिर क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनको समाज में रहने नहीं दिया जाता था। ये लोग जो थे जंगल-झाड़ में ही रहते थे और वहीं पे अपना भोजन यापन करते थे। क्यों? तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था? ये क्या वनवासी भी कहा जाता या वन जाति भी कहा जाता है, ठीक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जब 2011 की जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार देखा गया कि भारत में एसी और एसटी की प्रतिशत की बात अगर जो बात करेंगे, तो एसी की बात करेंगे तो 16.6% जो है एसी की है, और एसटी अगर जो बात करें हम तो 8.6% एसटी है। चलिए, आगे इसमें बढ़ते हैं। कर का अनुच्छेद 266 क्लॉज 24 का अनुसूचित जातियों को उन जातियों और जातीय समूहों और उनके हिस्से के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो उनके जाति समूह होती है, वो अनुच्छेद अगर जो हम बात करेंगे तो 266 के 24 में ये बात को कहा गया है। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 266 का अनुसूचित जनजातियों को उन जातियों के उनके समूह के रूप में परिभाषित किया गया। इसमें भी अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है 266 में, ठीक है। अनुच्छेद 242 के तहत संविधान में उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त है, यानी कि अनुसूचित जनजाति जो है उनके परिभाषित किया गया है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 242 में इसका प्रावधान किया गया है, 342 में इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 241 राष्ट्रपति को राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी राष्ट्रपति, अनुच्छेद 241 है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो भी एसी को सूची जारी करने का अधिकार जो होता है, यानी अधिकार किसके पास होता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, और उसे संबोधन करने के भी अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। अनुच्छेद 242 जो राष्ट्रपति को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में एसटी की सूची जारी करने का अधिकार देता है और संसद द्वारा संबोधन की अनुमति मिलती है। यानी कि अनुच्छेद 242 जो है राष्ट्रपति जो है केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और जो है आपका राज्यों में जो एससी जो होते हैं, यानी कि एसटी जो होते हैं, वहाँ पर वो क्या कर संबोधन करने का अधिकार उनको दिया जाता है। भारत में जातीय व्यवस्था लगभग देखा जाए तो वो 2000 वर्ष पुराना है। भारत में जातीय व्यवस्था जो है वो लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और इसे विभिन्न राजवंश, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज से प्रभावित किया जाता है। यानी कि 2000 वर्ष पुराने के मतलब हुआ है इसमें मुगल मुगल भी जो है शासन किए। उसके बाद देखा राजवंश, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश के द्वारा भी इसमें शासन किया गया था। 1850 के दशक में औपनिवेशिक रिकॉर्ड में अवमानित शब्द प्रकट होता है, जिसे जिसे समुदाय शामिल थे जिनमें बाद में एसी एसटी माना गया था। ये भी 1850 में ये बात किया गया। अवमानित वर्ग, यानी अवमानित शब्द जो है ये ब्रिटिशों के द्वारा भी दिया गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। यानी कि जो दलित लोग होते थे उनको अवमानित वर्ग में कहा जाता था, ब्रिटिश के द्वारा यह कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार और मेंटिंगू चेल
चेम्सफोर्ड सुधार और साइमन कमीशन के अवमानित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व आरक्षण पर चर्चा किया गया। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार जब आया तो उस पर क्या किया गया कि यानी कि एसी और एसटी वर्ग के जो भी लोग थे उन लोगों को क्या किया गया कि एक चिन्हित किया गया और उनके आरक्षण पर चर्चा की बात किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने आधिकारिक दस्तावेजों में अनुसूचित जातियों की संज्ञा पेश की और अवमानित वर्ग शब्द को प्रतिस्थापित किया। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में इसके बात किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, 1947 के बाद संविधान सभा ने एससी और एसटी के परिभाषा को बनाए रखना और राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को सूची संधारण और संशोधन का अधिकार दिया गया। यानी कि ये नहीं है कि हमारे आज़ादी के पहले ही एससी एसटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद 1947 आज़ादी के बाद भी देखा गया एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं, भारत सरकार ने उसका ध्यान रखा और हमारे भारतीय संविधान और बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपालों के सूची उनके अंतर्गत रखने के बाद कहा गया राष्ट्रपति और राज्यपालों के संविधान का संविधान आदेश 1950 और संविधान जनजातीय आदेश 1950 यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह संविधान में प्रावधान 1950 के तहत किया गया। क्रमशः 1008 जातियों और 744 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। हमारे भारतीय संविधान में 1950 के तहत अगर जब बात करेंगे तो क्रमशः 1108 जातियां हैं, जिसमें से बात करेंगे 744 जनजाति को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। 1956 में अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन आदेश के माध्यम से नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश और समुदायों को शामिल किया गया। यानी कि 1956 के जो संशोधन किया गया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जो संशोधन आदेश आया था, उस आदेश में केंद्र शासित यानी राज्य या केंद्र शासित राज्य के जो एससी एसटी के जो लोग होते हैं उनको इसमें संबोधन करने की बात किया गया है। एससी एसटी के सूची बनाने का अधिकार केंद्रीकृत किया गया है ताकि राजनीतिक दुरुपयोग से बचा जा सके। इसमें क्या किया गया है कि राजनीतिक दुरुपयोग से बचने के लिए इस 1956 के जो अनुसूचित जनजाति संशोधन आदेश जो बनाया गया था उसमें इन लोगों को बचाने की बात कहा गया है। अगला जो है कह रहा है कि आरक्षण स्थिति एससी और एसटी को आरक्षण स्थिति प्राप्त है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शैक्षिक कोटा और पदोन्नति में प्राथमिकता सुनिश्चित। कह रहा है कि मतलब एससी और एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक पार्टियों में भी जो सीट होती है उसमें भी इनको आरक्षण प्राप्त है, शिक्षा के क्षेत्र में जो होता है इनके शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके कोटा जो होती है वो भी दिया गया है। और जो मानते हैं कि जॉब जैसे कि जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब में भी इनको कोटा दिया जाता है। साथ ही साथ जो है इनके पद यानी कि कहने कि जब ये जॉब में शामिल हो जाते हैं तो इनके पोस्टिंग वगैरह जो होती है, प्रमोशन वगैरह जो होता है उसमें भी इनको जो है आरक्षण की बात किया गया है। चलिएगा आगे देखते हैं। यह उपाय ऐतिहासिक अछूतता और सामाजिक बहिष्कार को कम करने के प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आखिर ऐसे क्यों किया गया है, तो कहा गया है कि इन लोगों का आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि ये जो समाज में जो हम लोग बड़े वर्ग बड़े अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई होती है उस खाई को कहीं ना कहीं कम किया जाए और समाज में इसमें उठने बैठने का अधिकार भी दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अछूत लोगों को समाज में इनका बहिष्कार नहीं किया जाए और इस बहिष्कार को कम करने के लिए इनको आरक्षण की बात किया जाएगा। एसी और एसटी भारत के सबसे असुरक्षित समुदायों में से हैं जो साक्षरता, रोजगार और भूमि अधिकार चुनौतियों का सामना करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। संविधान के प्रथम अनुसूची में आदेश में राज्यों और अनुसार एसी और एसटी की सूची में प्रदान किया गया है। ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा करंट अफेयर्स और टॉपिक ऑफ डे में था, नहीं कल मिलते हैं फिर।